हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी किंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम संविधान के सभी 22 भाग आपको ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों संविधान के भाग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको संविधान के 22 ही भाग ट्रिक के साथ याद करवा देंगे। सो डेफिनेटली इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों ये 22 भाग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हम आपको 22 भाग ट्रिक के साथ याद करवा देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर जो भाग 1 है उसमें है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों आपको सिर्फ भाग याद रखना है कि भाग में क्या बताया गया है। ये अनुच्छेद आप याद नहीं रखना, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे आप इनको एक बार रीड कर लेना तो थोड़े बहुत तो याद हो जाएंगे। कुछ इनमें कुछ इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के आगे, मतलब वीडियो में आगे बता दूंगा। जो भी इम्पोर्टेंट हो उनको याद रख लेना और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको याद मत रखना। सिर्फ आपको भाग याद रखना है, ये वाले इस साइड के, ये तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर है भाग 1। भाग 1 में बताया गया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र और अनुच्छेद 1 से 4 तक। दोस्तों जो भाग 1 है संविधान का वो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। उसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अब ट्रिक की बात की जाए दोस्तों, किसी भी देश का संविधान होगा तो संविधान सबसे पहले अपने उस देश के बारे में बताएगा और उसके राज्य के बारे में। तो दोस्तों संघ क्या होता है? सभी राज्यों से मिलकर बना हुआ। तो दोस्तों किसी भी देश का संविधान है तो सबसे पहले क्या बात करेगा? संघ की, यानी कि जो देश है उसकी, और राज्य की, मतलब उसमें जो राज्य हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर ट्रिक तो यही होगा कि भाग 1 क्या बताएगा? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब बात की जाए भाग 2 की। दोस्तों भाग 2 बताता है नागरिकता के बारे में। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। अनुच्छेद 5 से 11 तक है। भाग 2 में बताया गया है नागरिकता के बारे में। हमने भाग 1 में बात की है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब आ गया भाग 2। तो भाग 2 में बात की जाएगी नागरिकों के बारे में, उस देश में रहने वाले नागरिकों के बारे में बात की जाएगी ना भाग 2 में। तो भाग 2 में हो गया नागरिकता। फर्स्ट भाग में हो गया संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। फिर भाग 2 आया तो भाग 2 में उस संघ की जो जनता है, नागरिक हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। तो भाग 2 में हो गया नागरिकता। फिर भाग 3 की बात की जाए तो दोस्तों भाग 3 में है मौलिक अधिकार। अब हमने नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार भी देंगे ना, तो भाग 3 में उस संघ में रहने वाले नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी बात होगी। तो भाग 2 में क्या, भाग 3 में हो गया मौलिक अधिकार। भाग 1 में सबसे पहले बात की जाए उस संघ की बात की जाएगी और उसके राज्य क्षेत्र की बात की जाएगी। उसके बाद भाग 2 में उस संघ में रहने वाले नागरिकों की बात की जाएगी। उसके बाद भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात की जाएगी। ये दोस्तों मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ऐसे कि भाग 2 में ये बात की जाएगी, ये बात की जाएगी। तो दोस्तों ऐसे रिलेट करना आप, तो आपको डेफिनेटली ये याद हो जाएंगे। सबसे पहले देखो ऐसे याद करना है आपको। हाँ, भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि किसी भी देश का संविधान है तो सबसे पहले उसके संघ की बात होगी। उसके बाद भाग 2 में होगी उनके नागरिकों की बात होगी। उसके बाद भाग 3 में उन नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाएंगे तो उनकी बात होगी। भाग 4 में है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व। यदि इन नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उसके लिए कुछ मौलिक नीति निर्देशक तत्व भी बनाए गए हैं, जिससे नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रॉपर मिल सके, कोई इनका हनन ना कर सके। तो दोस्तों भाग 4 में हो गया नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकारों का सही से पालन करवाने के लिए नीति निर्देशक तत्व बनाए गए हैं, इस प्रकार याद रखना। हाँ, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, और फिर उन मौलिक अधिकारों को हनन ना हो इसलिए भाग 4 में बनाए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। इस प्रकार रिलेट करना। और दोस्तों ये अनुच्छेद दिए गए हैं, इनको आप रीड कर लेना, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसको अवश्य याद कर लेना। 51 काम में क्या दिया गया? भाग 4 काम में दिया गया मूल कर्तव्य के बारे में। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो बताई गई हैं अनुच्छेद 51 काम है। अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51 में क्या है? आर्टिकल 51 काम है मूल कर्तव्य, यानी कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो 11 हमारी मौलिक कर्तव्य हैं वो इसमें बताए गए हैं भाग 4 काम है। तो आपको अब कैसे याद रखना है? भाग 3 में नीति निर्देशक तत्व होगा, उसके बाद नागरिकों को मौलिक कर्तव्य दिए जाएंगे। तो भाग 4 में हो गया मौलिक कर्तव्य। उसके बाद बात की जाए भाग 5 में संघ के बारे में बात। संघ यानी कि 5 से याद रखना आँच।
हमारे संघ पर आँच नहीं आनी चाहिए। आँच 5 इस प्रकार रिलेट करना, आँच से 5 को याद रखना। संघ, हमारे संघ पर आँच नहीं आनी चाहिए, तो भाग 5। अब भाग 5 में यदि संघ की बात हो गई तो दोस्तों राज्य को आप कैसे छोड़ सकते हो, तो भाग 6 में राज्य की बात कर देना। भाग 5 में संघ के बारे में अलग बात हो गई तो भाग 6 में हो जाएगी राज्य के बारे में अलग बात। पहले यहाँ भाग 1 में दोनों के बारे में इकट्ठी बात की, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। उसके बाद भाग 5 में अकेले संघ की बात है और भाग 6 में अकेले राज्य की बात है, तो इनको अलग अलग कर देना। भाग 5 यानी कि आँच, संघ पर आँच नहीं आनी चाहिए, तो भाग 5 हो गया। और भाग 5 के बाद भाग 6 में राज्य के बारे में बात होगी। उसके बाद है भाग 7। भाग 7 को 1956 में समाप्त कर दिया गया है। इसके अनुसार राज्यों को कैटेगरी वाइज बांटा गया था कि कौन से राज्य का श्रेणी में आएंगे, कौन से खास श्रेणी में आएंगे। इसी प्रकार राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, लेकिन 1956 में इसको निरस्त कर दिया गया है, तो आपको ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात की जाए भाग 8। भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। भाग 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। संघ राज्य क्षेत्र, अब इसकी ट्रिक क्या है, वर्तमान में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 हमारे संघ राज्य क्षेत्र हैं जो संघ द्वारा चलाए जाते हैं, यानी कि उन पर जो गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा उन पर शासन किया जाता है, यानी कि जो केंद्र की सरकार होती है उसके अंडर में रहते हैं एक केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली और पुडुचेरी को छोड़कर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो याद कैसे रखना है, 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भाग 8 को 8 से रिलेट करना, इस प्रकार याद हो जाना। हाँ, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 हैं, तो भाग 8 में, हाँ भाग 8, तो इस प्रकार याद करना। भाग 9 है पंचायतें। अब इसकी ट्रिक क्या है, भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है। तो किसी ने आपसे पूछा कि आप पंचायतों का चुनाव लड़ोगे, क्या आप पंचायत का चुनाव लड़ोगे, मतलब कि क्या आप पंचायत के चुनाव में खड़े होगे या लड़ोगे, तो आपने कहा नो नो नो, यानी कि एनो वाला नो कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। आप पंचायतों का चुनाव लड़ोगे, नो नो, यानी कि भाग 9, इस प्रकार याद रखना, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उसके बाद भाग 9 का में है नगर पालिकाएं और भाग 9 खा में है सहकारी समितियां। उसके बाद नेक्स्ट की बात की जाए तो नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। तो इसमें बताया गया है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है, जैसे कि चुनाव आते हैं तो नेताजी आए, 5 साल में बोल गए कि हम अनुसूचित जनजाति, जो अनुसूचित जाति है उनका भला करेंगे। फिर 5 साल में आए, अब बोल गए, मतलब इनका कुछ नहीं किया 5 साल में। फिर आए, फिर बोले हम जनजातीय क्षेत्र का विकास करेंगे। कितनी बार आ गए, 10 साल बाद, 10 साल में आ गए, लेकिन एक भी बार कुछ भी नहीं किया नेताजी ने। तो इस प्रकार याद रखना कि भाग 10 में एक बार 5 साल इनके लिए दे दी, 5 साल इनके लिए, लेकिन काम किसी के लिए नहीं किया। उसके बाद भाग 11 है संघ और राज्यों के बीच संबंध। तो दोस्तों जो भाग 11 है उसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध को बताया गया है। यदि आप मान लीजिए आपके 2 दोस्तों में दोस्ती थी जो ख़त्म हो चुकी है, वो दुश्मन बन चुके हैं एक दूसरे के, अब आप चाह रहे हो उनमें दोस्ती हो जाए, तो दोस्तों दोनों को समान अवस्था में रखना होगा, यानी कि दोनों को पहले समान बिठाना होगा। यदि एक को यहाँ बैठाया है तो एक को यहाँ बैठाना होगा, बिल्कुल समान अवस्था में बिठाना होगा। फिर हम उन दोनों में जो सुलह है वो करवाएंगे, यानी कि उनमें दोस्ती करवाएंगे। तो भाग 1 इस प्रकार याद रखना, दोनों को बराबर स्थान दिया गया है, एक संघ को दिया गया है और एक ही राज्य को दिया गया है। तो भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। यदि संघ और राज्यों के बीच संबंध बताना है तो दोनों को बराबर दर्जा देना चाहिए, किसी को भी बड़ा छोटा नहीं बताना है, दोनों को समान अवस्था में बताना है। तो इस प्रकार ट्रिक है, रिलेट कर लेना, आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद भाग 12 इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 12 में बताया गया है वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और बाद। उसके बाद भाग 13 भी इम्पोर्टेंट नहीं है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। उसके बाद भाग 14 में बताया गया है संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। उसके बाद भाग 14 में बताया गया है अधिकरण। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट नहीं थे। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है भाग 15। भाग 15 को आपको याद रखने की ट्रिक के साथ बेहतरीन तरीके से याद करवाएंगे। सो इस चैनल को दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। अब बात की जाए भाग 15। भाग 15 है निर्वाचन से संबंधित। इसको आपको कैसे याद रखना है, ये है भाग 15, मैं आपको दिखा देता हूँ। 5 साल में चुनाव कितनी बार आते हैं, 1। तो दोस्तों ये 5 है, इसको रिलेट करना है इस 1 से। मैं दोबारा बता देता हूँ, भाग 15, 5 साल में आते हैं एक बार चुनाव,
तो भाग 15 में है निर्वाचन के बारे में, यानी कि चुनाव के बारे में। जो भी चुनाव संबंधी तत्व होते हैं, कुछ भी हो, सारी व्यवस्थाएं, निर्वाचन संबंधी व्यवस्थाएं जो भी, वो भाग 15 में बताई गई हैं। तो 5 साल में एक बार चुनाव, जो 15 का पीछे का 5 है, इसको आगे के एक से रिलेट करना कि 5 साल में एक बार चुनाव, तो भाग 15 इस प्रकार याद रखना। डेफिनेटली आपके माइंड में ये बैठ जाएंगे। वीडियो को एक बार और वॉच कर लेना तो आपको ये और जल्दी तरीके से याद हो जाएंगे, और एग्जाम में आप डेफिनेटली यहाँ से यदि क्वेश्चन आएगा तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। उसके बाद भाग 16 में है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध। उसके बाद जो भाग 17 है उसमें बताया गया है राजभाषा के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। भाग 17 में है राजभाषा, राजभाषा। जैसा कि आपको पता होगा भारतीय नोट पर कुल 17 भाषा होती हैं, हिंदी एवं इंग्लिश को मिलाकर। तो जो 17 भाषाएं हैं, तो भाषा को भाषा से रिलेट करना, और भाग 17 को 17 से रिलेट करना, और यहाँ पर 17 भाषा हैं और उसको इस राजभाषा से रिलेट करना। तो भारतीय नोट पर 17 भाषाएं, तो भाषाओं का वर्णन भाग 17 में किया होगा। हाँ, 17 इस प्रकार रिलेट कर लेना, भाषा। हाँ, अब दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट की, तो भाग 18 है आपात उपबंध। आपात उपबंध, मान लीजिएगा कोई व्यक्ति अपनी लड़की की शादी कर रहा है और उसकी उम्र अभी 18 नहीं हुई है, यानी कि लड़की की उम्र वो अभी नाबालिग है, और किसी ने पुलिस को सूचना दे दी और बीच शादी में पुलिस आ गई, तो ये भाग 18 है। इस प्रकार याद रखना कि लड़की अभी 18 की नहीं हुई है और बीच शादी में पुलिस आ गई, तो उस व्यक्ति की, मतलब जिसकी भी लड़की की शादी हो रही थी, उस व्यक्ति के जीवन में आपात सा आ गया, क्योंकि उसने बहुत सारा खर्च कर दिया और जो शादी की व्यवस्थाएं थी वो सारी कर दी, लेकिन पुलिस ने ये शादी रुकवा दी, जिसके कारण उसके जीवन में आपात आ गया। तो भाग 18, यदि 18 की नहीं हुई है लड़की, तो व्यक्ति के जीवन में आपात आ सकता है, इसीलिए इस प्रकार रिलेट कर लेना। भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है। उसके बाद भाग 19 प्रकीर्ण से संबंधित है, नो इम्पोर्टेंट नहीं है। भाग 20 है जो संविधान संशोधन से संबंधित है, ये इम्पोर्टेंट है। इसका अनुच्छेद भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368 में बताया गया है संविधान संशोधन के बारे में, तो इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको कि किस अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 368 यानी कि आर्टिकल 368 में बताया गया है संविधान संशोधन। यदि दोस्तों आपको संविधान में संशोधन करवाना है तो आपको 20 रुपये देने होंगे, तो इस प्रकार याद रख लेना। भाग 20 यानी कि संशोधन करवाना है संविधान में, तो हमें 20 रुपये देने होंगे, तो संविधान संशोधन भाग 20। उसके बाद नेक्स्ट की बात की जाए तो भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध, नॉट इम्पोर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट की बात की जाए तो भाग 22 है संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों हमने आज की इस वीडियो में आपको 22 भाग डेफिनेटली याद करवा दिए होंगे। बेहतरीन ट्रिक के साथ हमने आपको ये 22 भाग याद करवाए हैं। यदि आपको ये 22 भाग याद हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस वीडियो को एक बार और वॉच कर लेना दोस्तों, जिससे आपके 22 भाग माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएंगे और आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।